हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो, आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाला है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देन और न्यूक्लियर फिजन ये दो टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के एंड में बता दिया था। तो बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। कॉपी कलम निकालिए, लिखना शुरू कीजिए वन बाय वन जो टॉपिक्स है। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन ऑलरेडी दो चीज़ों की लिख रखे हैं। ये हमारा यहाँ तक ये हमारा मास डिफेक्ट का डिफिनेशन है, ये हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो जोड़ के रखता है एनर्जी। तो ऐसा बहुत सारी एनर्जी जो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के रखता है। यहाँ पर हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसको जो जोड़ के रखता है उस एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम हमारा आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। चलिए बिना किसी इंतजार के हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखिए, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो पता है आपको। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है बोलिए? प्रोटॉन का मास जो आपका होता है, प्रोटॉन का मास हम लोग लिखते हैं 1.00727 यू। एक प्रोटॉन का मास होता है। एक न्यूट्रॉन का यू हमारा एटॉमिक मास का यूनिट होता है। न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें तो 1.00860 यू होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। मान लो हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है। ठीक है, एक हीलियम न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर इसका 4 है। 4 मास नंबर कैसे? मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उसके पास होते हैं। तो हम लोग आइए एक हीलियम न्यूक्लियस का एटॉमिक मास पता करते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस का एटॉमिक मास कितना होगा। तो हीलियम न्यूक्लियस में हमारे पास कितना है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ना। चलिए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। एक काम करते हैं, एक प्रोटॉन का जब मास इतना है तो 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी इसको यहाँ कर देते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 प्रोटॉन का मास कितना आना है बताओ? इधर से मल्टीप्लाई करके पूरा 2 प्रोटॉन का मास कितना हो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 2 से 14 का 4, 1 बच गया, 2 दूना 4 और 1 5, 2 से 14 का 4, इधर हो गया 1, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन का मास निकालते, ये कितना आएगा? 0, 2 छके 12 का 2, एक हाथ में 2 × 16 और 1 17 का 7, 1 बच गया तो 1 उतरेगा 0.2, ये इतना आएगा। अब यही क्या है? ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल करके एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहा है। मतलब अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का हम अगर मास को जोड़ देते हैं तो ये हमको क्या दे देगा? एक हीलियम न्यूक्लियस का मास दे देगा। सो सिंपल। इसको ऐड अप करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ऐड कीजिए 4, क्या कर रहे हैं इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। 4 5 2 7 7 4 11 का 1 1 1 2 और 1 3 0 पॉइंट, ये हो गया। ये किसका मास होना चाहिए था? हीलियम न्यूक्लियस का। ये मास कैसा है हमारा? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास आया है इतना। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इतना था, एक एक का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास निकाला हमने। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास इतना है हमारे पास। अब ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल करके ही तो हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। सिंपल है। मतलब इन दोनों का जो इंडिविजुअल जोड़ के हमने मास निकाला है, यही मास हीलियम न्यूक्लियस का होना चाहिए था। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा देखा गया है हीलियम न्यूक्लियस का मास इससे थोड़ा सा कम है। देखो, जो हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है वो हमारे पास है 4.00153 अच्छे से लिखते इसको 4.00153 ये है। देख लो, ये थोड़ा ज़्यादा ही है, उससे कम है, ये मामला है। इसी वजह से हम लोग को मास डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये नहीं कि यहाँ पर अपने को दिखा क्या भैया कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जब हमने इंडिविजुअल जब मास निकाला, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का इंडिविजुअली जब मास निकाला इतना आया है, और यही दोनों कंबाइन करके हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। लेकिन हीलियम न्यूक्लियस का मास ये नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा कम है। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ? इन दोनों का डिफरेंस आगे निकालेंगे। तो मैंने पहले सब्ट्रैक्ट करके लिख रखा है, देख लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा जी। ने क्या देखा अभी तक हमने ये देखा भैया 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को इंडिविजुअली जब हमने उनका मास को ऐड किया तो हमको मास इतना मिला। तो यही मास हीलियम न्यूक्लियस का होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही कंबाइन होकर के हीलियम न्यूक्लियस बना रहे थे। बट अपने को देखने को मिला हीलियम न्यूक्लियस का मास इतना है, जो कि इन दोनों के इंडिविजुअल मास से थोड़ा सा कम है। ये थोड़ा सा कम आया मास हम लोगों को। यही चीज़ इन दोनों को जो डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा मास डिफेक्ट होगा। उसका डिफिनेशन देखते हैं। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड मास। हमने प्रिडिक्ट कितना किया अपने अकॉर्डिंग, भाई ये मास होना चाहिए था, प्रिडिक्ट हमने इतना किया, एंड एक्चुअल मास ऑफ एन आइटम्स न्यूक्लियस। एक्चुअल मास कितना आया उसका? एक्चुअल मास बंदे का इतना आया। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा मास डिफेक्ट। इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग। माइनस कर दीजिए यहाँ से, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 1 1 गया तो 0, यहाँ पर आ गया 3, ये पॉइंट, ये तो 0 हो जाएगा, 4 में जाएगा 0.03021। ये जो हमारा है ये हमारा क्या है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा एम से। ठीक है,
डेल्टा एम यानी कि डिफरेंस ऑफ मास। तो ये हमारा मास डिफेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि मास डिफेक्ट आखिर होता क्यों। ठीक है, देखो हमारे पास दो प्रोटॉन था, दो प्रोटॉन, हम लोग प्रोटॉन बनाते हैं, प्रोटॉन, दो प्रोटॉन हो गया। अब न्यूट्रॉन भी बना लेते हैं थोड़ा हम लोग, इसको बुलाओ चचा को, और दो न्यूट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, ये बंदा लोग आपस में कंबाइन जब करेगा तो हमें पता है जब जो पार्टिकल्स आपस में जब फ्यूज़ करते हैं, जुड़ते हैं, तो कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, ये आपका था, ये जा करके एक जगह होगा, एक जगह हो करके अंदर दो प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, और उसी के अंदर क्या होगा, दो न्यूट्रॉन आने वाला है। फिर ये दोनों जब एक साथ, जब ये सब जब ये चारों, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक साथ जब फ्यूज़ करके जब हीलियम न्यूक्लियस को बना रहे होंगे, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा आपका। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा तो आप बोलेगा भाई एनर्जी रिलीज़ हो रहा था, मास कैसे कम हो गया। यहाँ पे हमारा आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन ने हमने बताया था कि भैया एनर्जी या मास क्या है, एक दूसरे के कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्मर चीज़, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जो एनर्जी निकला, ये एनर्जी निकला कैसे, ये जब कंबाइन हुआ आपस में, जिनका कुछ मास ही था जो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के निकल गया। सिंपल, आप इसको ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं समझने के लिए, क्योंकि ये हमारा हायर स्टडीज़ 12th जाओगे तो 12th स्टैंडर्ड में चीज़ें अच्छे से समझाई जाती। ये बस इक्वेशन आप समझ लो, एनर्जी इज इक्वल टू mc², बस मास, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, जो आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो आपको पता है वैल्यू। मास हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, कितना मास यहाँ मिला, पता चलेगा कितना एनर्जी यहाँ पर अपने को मिल रहा है। जब कितना एनर्जी रिलीज़ हो वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, तो मास कितना कम हुआ है वो पता चलेगा। कितना मास कम हुआ वो ऑलरेडी हमने ऐसे थ्योरेटिकल निकाल लिया। ठीक है, इस पर ध्यान देने का नहीं होता, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसे लिया है, उसको ध्यान मत देना, वो तुम्हारा कोई काम धाम का है नहीं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस उसके लिए लिया था। तो कुछ एनर्जी यहाँ पे निकल गया, अब वही एनर्जी क्या था भैया, वो मास ही था जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सिंपल सा चीज़ है। ऐसे सिंपली तुम लकड़ी को जलाओ तो लकड़ी क्या मास है, लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी को जलाने से उसमें से हीट एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी से खाना पक जाता है आराम से। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास जला, मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। सो सिंपल, बस इतना ही समझो और कुछ नहीं। यहाँ पर यही होता है। अब यहाँ से ये जो एनर्जी निकला, यहाँ से क्या एनर्जी निकला ना भाई, एनर्जी तो निकला, वो एनर्जी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो एनर्जी निकला असल में यही एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी वहाँ से निकला यही एनर्जी हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। देख लो, जब ये सब आपस में फ्यूज़ कर, जब ये सब ये चारों आपस में मिलने के बाद क्या हुआ, इनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के निकल गया। तो जो एनर्जी यहाँ से निकला वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी थी। वो एनर्जी आपका, अगर हम वापस से चाहते, ये तो एक जगह जुट हो गया, अगर हम वापस से चाहते हैं कि भैया इसको तोड़ करके हम वापस से सेपरेट कर दें, तो हमें वही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये बनने के टाइम में रिलीज़ कर गए थे। यहाँ से एनर्जी इन्होंने निकाल दिया, इतना एक एनर्जी निकला ई, अगर इसको हम वापस से तोड़ना चाहते हैं तो वही एनर्जी हमको देना पड़ेगा जो एनर्जी भैया ये रिलीज़ कर चुके थे, तभी वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। सिंपल लॉजिक है। एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस को सेपरेट करना है कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सिंपल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को वापस से इंडिविजुअली अपने को सेपरेट करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को लगेगा वही हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। और ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमारा वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमारा मास डिफेक्ट के दौरान में निकल जाता है। सो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम लोग ऐसे भी डिफिनेशन लिखा रहता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन को एक साथ जकड़े रखने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग साथ साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियन है। अब इस न्यूक्लियन को अपने को एक साथ रखना है, तो इसको साथ में रखने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए वो हमारा बाइंडिंग एनर्जी है। वो भी बात सही है, देख लो ये साथ में, तो बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो भी है। अब इसको अगर हमको तोड़ के वापस इसमें लाना है तो जो भी इसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है हमको उतना एनर्जी बाहर से देना होगा, तब ये टूटेगा तो अंदर बाहर चला आएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, है ना। बस इतना ही है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। उतार लीजिए, ये मैंने पूरा समझाने के लिए लिया था, उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है अपने को, क्या है नहीं है दिमाग लगाना नहीं। प्रोटॉन का मास मैंने लिया आपको समझाने के लिए, भाई थ्योरेटिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं इतना होना चाहिए, बट एक्चुअल में इतना होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका कुछ मास एज एनर्जी रिलीज़ हो जाता है।
जब भी फ्यूज़ करेगा पार्टिकल जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करता ही करता है। यहाँ पर वही हुआ, वो एनर्जी रिलीज़ हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा मास कम हो गया, उनका मास डिफेक्ट देखने को मिला। जो एनर्जी रिलीज़ हुआ वही हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। अगर उसको वापस यहाँ लाना है तो वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, तब जा करके हम लोग इस शक्ल में वापस ला पाएंगे। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलो ख़त्म करो जल्दी से, उतारो। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। या फिर रहने दो, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ही रहने दो आज के लेक्चर में। न्यूक्लियर फिजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे ना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हट के था। इसको अच्छे से समझिए, उतारिए। वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। उसके साथ हम लोग चेन रिएक्शन भी कवर कर लेंगे। तो इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। कोई कन्फ्यूज़न है वापस से वीडियो लेक्चर देख लेना, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चेकआउट कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे बात कर रहे होंगे। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।